जी, ये वाला पैराग्राफ मैंने रीड करने के लिए दिया था आप लोगों को। इट वाज फॉर दीज रीजंस दैट दिस यस सर। ठीक है, एक दफ़ा देख लें इसको। ऑलराइट, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करता हूँ इससे। बाय द वे, आप लोगों ने पैराग्राफ घर में पढ़ा था या अभी पढ़ रहे हैं बस? ऑनेस्ट आंसर्स। हाँ भाई, अब्दुल्ला आपने पढ़ा था ये पैराग्राफ? उमैमा और रमशा आपने? जी सर, एक दफ़ा पढ़ा था। उमैमा आपने और रमशा? ओके, उमैमा इज सेइंग यस। ऑलराइट। जब रेडी हो जाए मुझे इन्फॉर्म करें, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करता हूँ, ठीक है? हैंड रेज कर लें ताकि फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों से। क्वेश्चन भेजा है मैंने, देखें अपने पास आप लोग, और फिर मुझे आंसर बताएं इसका। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? ऐसा तो नहीं कि कट के आ रही हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो? मुझे ज़रा इन्फॉर्म कीजिए। हाँ भाई उमैमा, आंसर बताइए। वाई वॉज द डिमांड ऑफ अ सेपरेट नेशन रीजनेबल? शुरू के ही पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। कोशिश करें माइक यूज़ करें ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव
क्लास ट्राई मैंने। हाँ भाई, क्या हो गया बेटा? बिल्कुल ही खामोश, इतनी खामोशी। ये खामोशी मुझे हजम नहीं हो रही। आंसर द क्वेश्चन, कम ऑन, आई एम वेटिंग। सर साउथ एशिया एक अच्छा खासा बड़ा था, तो उसमें दो कौमें आबाद हो सकती थी। फिर भी उनको माइनॉरिटी में कंसीडर मुसलमानों को माइनॉरिटी में कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन मुसलमानों की तादाद भी कुछ कम ना थी। बिल्कुल सही। इसको रीजनेबल डिमांड कहा गया है इसी पैराग्राफ के अंदर। अगर आप इसको देखोगे ना, तो इसमें लिखा हुआ है कि ये जो डिमांड थी ये बिल्कुल रीजनेबल थी। मैं आपको वो जगह भी बता देता हूँ। चलो ये देखें, ये लिखा हुआ, मेरा एरो देखें। सर आराम से दो रियासतें बन सकती थी। हम्म, यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, अ वेरी रीजनेबल डिमांड, ये लिखा हुआ है। इसके आगे से देखना शुरू करो, आपको रीजन मिल जाएगा। अ वेरी रीजनेबल डिमांड। आगे देखें अब आप। देखिए, ये जो दो कौमें थी ना, इन दोनों कौमों के लिए एक ऐसा मौका था जिसमें ये दोनों कौमें जो हैं यकसा तौर पर आज़ादी मना सकें, मुकम्मल तौर पर फ्रीडम हासिल कर सकें, एक्चुअल फ्रीडम। एक्चुअल फ्रीडम से मुराद कि फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ नेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर किस्म की फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अपने रूल्स और अपने रेगुलेशन, अपनी सोशल नॉर्म्स और अपने मज़हब के मुताबिक आप अपनी गवर्नमेंट कायम कर सकते हैं। ये दोनों कौमों के लिए एक बड़ा बेहतरीन मौका था कि ये दोनों कौमें अपने अपने तहत रहते हुए अपने आप में डेवलप करते रहें। ठीक है, इनको एक दूसरे के अंदर ज़बरदस्ती रखने की ज़रूरत थी ही नहीं। ठीक है, तो लिहाजा इस बेस पर इसको आगे मज़ीद बढ़ाया गया। क्लियर हो गई वाली बात? यस सर। ठीक है।
अच्छा, मैं आपको एक और पैराग्राफ की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। ये छोटा सा पैराग्राफ है यहाँ पे। ये दिस इंटेंसिटी ऑफ पर्पस एंड दिस फर्म फेथ हैव, यहाँ से लेके इस वी आर स्टिल फ्री, ठीक है। इसके अंदर थोड़े से पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज़ आ रही है आप लोगों सर को? थोड़ी सी हल्की आ रही है। अच्छा, अब क्लियर है? जी सर। ठीक है। अच्छा भाई, ये पैराग्राफ आपको यहाँ से दिख रहा है, दिस इंटेंसिटी से लेके यहाँ स्टिल फ्री। इस पैराग्राफ को ज़रा देखना शुरू करें एक दफ़ा। छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें कई सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, इसको देखें ज़रा। रमशा, मेरे ख्याल से आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क की वजह से। हम अब इस पैराग्राफ पर आए, सही है। यहाँ से देखें, किस इंटेंसिटी से लेके, आप लोग रीड कर लें तो मुझे इन्फॉर्म करें भाई जल्दी से, ठीक है। फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा इस पैराग्राफ को। पैराग्राफ रीड कर लें तो बताइएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी से। हाँ भाई, स्टार्ट करूँ मैं फिर? यस सर। ठीक है। अच्छा, लियाकत अली ख़ान ने एक चीज़ को बड़े अच्छे से मेंशन किया, ठीक है। वो इन्होंने क्या मेंशन किया मैं बताता हूँ। इरफान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी, इरफान साहब खैरियत से हैं आप? ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा भाई, ये जो सामने पैराग्राफ है मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ज़रा इसको सुने, और फिर एंड में जब आपका कोई सवाल हो तो फिर आप पूछिएगा, सही है। अच्छा भाई, लियाकत अली ख़ान ने एक बात बड़े उससे असर व रसूख से बड़ी वाज़ेह कर दी कि भाई ये जो पाकिस्तान को हासिल करना था, ये कोई हमारे लिए मज़े वाली बात नहीं थी, या इतना आसान टास्क नहीं था हमारे लिए, या ऐसा कि हमें जो है ना हर तरफ से बेनिफिट्स मिल गए और ऐसा मामला हो गया कि हम लोगों ने हिंदुस्तान से इस हिस्से को छीन लिया। बल्कि हमें ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा जो कि हमारे लिए बड़ी मुश्किल और तकलीफ़ देती, ठीक है। किस एतबार से मुश्किल और तकलीफ दे थी? वो इस एतबार से थी कि जब व्हेन ब्रिटिश इंडिया वाज पार्टीशन, जब ब्रिटिश इंडिया को पार्टीशन किया गया, तोड़ा गया, द पाकिस्तानीज वर आस्क्ड टू सेट अप अ न्यू स्टेट ऑफ 80 मिलियन पीपल विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months। 80
80 मिलियन लोगों को 2 महीने के अंदर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना था। इसको आप यूँ समझ लें दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो हिजरत कहा जाता है इस बात को, ये पाकिस्तान इंडिया के डिवीज़न को। और पाकिस्तान के जो लोग पाकिस्तान आना चाहते थे उनको 2 महीने के अंदर आना था, बगैर किसी हेल्प के, बगैर किसी मदद के, ये भी नहीं कि कोई हेल्प मिल रही हो। वी हैड नो कैपिटल, हमारा कोई दारुल खिलाफा नहीं था, हमारे लिए कोई बात करने वाला या स्टैंड लेने वाला कोई था नहीं उस वक्त। एंड नो फ्लैग, हमारा कोई अपना परचम भी नहीं था। आर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हैड टू बी बिल्ट अप फ्रॉम स्ट्रेच, यानी कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी कि काबीना जिसे हम कहते हैं, वो उसी वक्त कायम करनी थी। वो कोई पहले से बनी बनाई हमारे हमें मिली नहीं थी कि हम पाकिस्तान में जाएंगे तो हमारा सब कुछ पहले से तैयार मिलेगा हमें। ऑन द स्पॉट ये सारी चीज़ें करनी थी हमें। वी वर अलॉटेड एन आर्मी, हमें आर्मी तो अलॉट कर दी गई, दे दी गई, बट इट्स पर्सनल वर डिस्पर्स्ड फार एंड वाइड एंड कुड नॉट कम टुगेदर फॉर मंथ्स। यानी एक ऐसी आर्मी हमें दे दी गई थी कि जो दूसरे हिस्सों से आ रही थी हिंदुस्तान के, जो कि एक साथ नहीं आ सकती थी। यानी कि हम एक ऐसे ऐसी आबादी में थे या ऐसे इस तरह की हालत में थे कि अगर कोई तीसरा मुल्क हम पर हमला कर दे तो हम अपने आप को बचा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी आर्मी के जो लोग थे वो इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे थे, एक साथ नहीं आ रहे थे, टूट टूट कर आ रहे थे, टुकड़ों में आ रहे थे। वी हैड नो मिलिट्री इक्विपमेंट, हमारे पास कोई हथियार जंगी सामान भी नहीं था कि हम कोई अगर हम पे अटैक करता है तो हम उसको संभाल सकें, हमारे पास वो भी कोई इक्विपमेंट नहीं था। Our share of the military equipment of British India, which was allotted to us on paper, remains largely undelivered even today when 3 years have eclipsed. कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क से जब अलग होता है तो कानूनी हैसियत से उसे उसके कुछ हुकूक दिए जाते हैं, यानी कि उनको एक ऐसी रकम अदा की जाती है जिससे वो अपना शुरू का स्टेप ले सकें। उनको कुछ साजो सामान दिया जाता है मिलिट्री के अंदर, उनको टैंक्स और उनके जहाज़ और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं ताकि वो अपना सर्वाइवल कर सकें। तो जो पेपर पे लिखा भी गया था वो तमाम चीज़ें जो हमें अलॉट की गई थी वो अब तक हमें, यानी 3 सालों तक, पाकिस्तान के 3 साल आज़ादी के, उसके बावजूद अब तक हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिली। हमारे साथ ये सारी नाइंसाफ़ियाँ भी हुई हैं। बीइंग अ बैकवर्ड पीपल वी हैड नो इंडस्ट्री, हम क्योंकि बिल्कुल नए नए खड़े हुए थे, हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी, नो इंजीनियर्स एंड पर्टिकुलरली नो ट्रेडर्स। ना कोई इंजीनियर था, ना कोई ताजिर था हमारे पास, ना कोई इंडस्ट्री बनी हुई थी हमारी। विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ इंडिपेंडेंस 7 मिलियन होमलेस रेफ्यूजीज ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया केम ओवर टू अस। यानी आज़ादी के कुछ ही महीनों बाद तकरीबन 7 मिलियन बेघर रेफ्यूजीज, ये जो महाजरीन थे जिनको इंडिया से निकाल दिया गया था, वो वापस हमारे साथ आ गए थे, जो कि अब अपने लिए घर तलाश कर रहे थे। Had it not been for the unity of our people, we might have floundered. But today, after 3 years, we are stronger than before. ये सारी चीज़ें होती ही नहीं अगर हमें वो तमाम चीज़ें दे दी जाती जो कि हम क्या कहते हैं, हम हकदार थे जिसके, या फिर ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर हम वहाँ रह रहे होते। लेकिन उसके बावजूद हमने ये अजियतें बर्दाश्त करना ज़रूरी समझा और इम्पोर्टेंट समझा, ना कि वहाँ पे रहना। और आज 3 साल बाद हम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। And in spite of some very anxious moment when our international rights and our freedom seem to be jeopardy, यानी कि अब जबकि हम अपने आप को देखते हैं कि इंटरनेशनली तौर पर हमें जो है वो, जाहिर सी बात है इंडिया इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था कि पाकिस्तान एक अलग रियासत बन गया और इंडिया को तोड़ के बना है, तो ये बात तो इन्हें कभी बर्दाश्त हुई ही नहीं। तो इनका हमेशा से यही था कि पाकिस्तान को सैबोटाज किया जाए, यानी कि इसको हर किस्म से इनको वीक किया जाए, इंटरनेशनली इनको बदनाम किया जाए, जो कि इनकी पॉलिसीज़ आज तक हैं। और पाकिस्तान से उनकी जो है वो रियासत छीन ली जाए, पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया जाए। आप अंदाज़ा करें फ्रॉम द डे फर्स्ट टिल नाउ इनका एक ही टारगेट रहा है इनका एक ही टारगेट रहा है। वो टारगेट क्या है कि बस किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला करके उसे ख़त्म कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए और उस पर वापस से अपना कब्ज़ा जमा लिया जाए। क्योंकि देखें इंटरनेशनली अगर हम देखें ना, इंडिया आज तक ये बात नहीं बर्दाश्त कर सका कि इंडिया
को दो हिस्सों में तोड़ दिया। इतना मजबूत मुल्क ये, समझ लें कि यूरोप से ज़्यादा मजबूत था उस वक्त, और इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। ये बात इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, आज तक नहीं हो पाती। और दूसरी चीज़ ये कि हम इनके मुकाबले में कितने छोटे से हैं। यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया 130 करोड़ की आबादी का मुल्क है और हम 22 करोड़ हैं सिर्फ। आप यानी कि यूँ अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया के इकोनॉमी को कंपेयर करें हमारी इकोनॉमी से तो ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा आपको। यानी कि अगर इंडिया अपनी आर्मी के ऊपर 5,000 रुपये खर्च कर रहा है तो हम 500 रुपये खर्च कर रहे हैं। ये मिसाल है हमारी। इंडिया अगर अपने मुल्क को चलाने के लिए कुछ 15,000 रुपये खर्च कर रहा है तो हम 500 रुपये खर्च कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी में इतना डिफरेंस है, लेकिन उसके बावजूद हम एक ऐसे मुल्क और कौम बन के स्टैंड कर रहे हैं कि अब तक हमारा सर्वाइवल हुआ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि लियाकत अली ख़ान ने भी यही बात बोली, वी आर स्टिल फ्री। हमारे हालात जैसे भी हों, हमारे मामलात जैसे भी हों, हम अब तक आज़ाद हैं, एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। हम इनके आसरे पर बिल्कुल भी नहीं रह रहे। यानी कि हमारी अपनी जो आज़ादी है वो हमने जीती है, और उस जीती हुई आज़ादी को आज तक हम टेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है। जो लियाकत अली ख़ान ने कहा कि हमने इतनी प्रॉब्लम्स उठाई, बर्दाश्त की, सारा सब कुछ किया, और अभी तक हम इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, लेकिन हम आज़ाद हैं। डू यू रियली अग्री विद लियाकत अली ख़ान कि हम ये सारी प्रॉब्लम्स बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन आज़ादी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? आप भी इसी बात को एक्सेप्ट करते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं ये बड़ी महंगी आज़ादी है भाई, इससे बेहतर हम साथ में रह लेंगे? आपका क्या कहना है सवाल? जी अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला मुनीर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर अगर साथ रहते तो हो जाता ना। साथ रहने से जो है ना वो हमारी जो इकोनॉमी भी बढ़ जाती। तो साथ में रहना चाहिए था। सर मेरा तो यही कहना है सर आपका यही कहना है? कि अभी भी जो है ना हमारे मुल्क के अंदर जो है ना अभी भी जो है ना लोग तकरीबन हिंदू कम्युनिटी है वो भी तो अभी साथ रह रही है ना हमारे साथ। सही है। तो हमें उस वक्त साथ में तो पे रहना चाहिए था, अलग नहीं होना चाहिए था। ये प्रॉब्लम्स तो डिस्कस करनी चाहिए थी। तो सर पहले प्रॉब्लम्स थी, अभी तो प्रॉब्लम्स भी नहीं है। हम्म। अब्दुल्ला मुनीर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इरफान ने अपना एक वर्डिक्ट दिया है, आप बताएं। सर अलग रहना चाहिए था। इरफान का कहना है कि देखो अभी भी तो हम साथ में ही रह रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर हम उस वक्त अभी भी साथ में होते तो हम हमारी इकॉनमी भी इतनी स्ट्रांग होती। सर अगर साथ रहते तो उनकी मनमानी चलती। नहीं भाई हमारा मुल्क बन रहा है ना तो हमारी हमारी अक्सरियत ज्यादा होनी चाहिए ना उसमें। तो तो वहाँ अक्सरियत एक आप पार्ट सबसे ज़्यादा करते हैं। हमें वो माइनॉरिटी समझते। मेजोरिटी तो वो खुद है। हम्म। ये भी बात सही है आपकी। तो इरफान, आप इस बात को ऐसे कह रहे हैं कि सर आवाज कट रही है। उमैमा, आपका माइक जो है वो थोड़ा सा नेट, आई गेस आप लोगों के माइक की तरफ कुछ काफ़ी शोर हो रहा है, थोड़ा सा इसको देखें आप। सही है। अच्छा बहरहाल देखें, अगेन हम इसी बात के ऊपर आते हैं कि फ्रीडम से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है, वो चाहे किसी भी एतबार से मिल रही हो। आज हम इसकी मिसाल जो है वो फ़लस्तीन और इसराइल की एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि देखें आज उनके लिए फ्रीडम कितनी मायने है। इवन वी कैन वॉच कश्मीर, कि दे आर जस्ट फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस, और उनकी क्या हालत है और वो उनके साथ क्या
सलूक किया जा रहा है, बेसिक ह्यूमन राइट्स को की वायलेशन की जा रही है वहाँ पे, सिर्फ इस वजह से कि वो सिर्फ अपना हक हासिल करना चाहते हैं। और इंडिया को क्या प्रॉब्लम है इस एरिया को देने से? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इंडिया जो है वो एक और दफ़ा टूटेगा। ये बात इनसे नहीं बर्दाश्त हो रही, वरना सबसे बेस्ट हल कश्मीर का यही है कि डोंट गिव इट टू पाकिस्तान, जस्ट मेक इट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दें, एक ऐसी टेरिटरी बना दें जो अपनी जिम्मेदारी खुद संभाले। वो इंडिया में रहे, वो पाकिस्तान में रहे, उसकी अपनी मर्जी। ऑब्वियसली उस जगह को उठा के तो किसी जगह नहीं लेके जाना ना। ऐसा तो नहीं है कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान वो जगह को उठा के पाकिस्तान के साइड में ला के रख दो, या इंडिया कह रहा है हम उसे अपनी साइड पे रख लेंगे, ऐसा नहीं है। जस्ट मेक इट इंडिपेंडेंट। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो इनका यूँ कह लें एक तरीके से, ये जो गुरूर है ना कि हम नहीं देंगे, हम नहीं टूटेंगे, ये गुरूर इनको सिर्फ इस रीज़न की वजह से ये लोग उनके साथ ये सारे मामला कर रहे हैं। नाउ इमेजिन वी आर लिविंग विद देम, अब वो हमारे साथ क्या करेंगे? हम साथ नहीं रह रहे तो इतनी नफरतें हैं, साथ रह रहे होते तो क्या होता? एग्री करेंगे इस बात से इरफान आप? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात से तो एग्री हैं। ठीक है। अच्छा भाई, अब ज़रा एक काम मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो हाँ भाई, अब मेरी बात ज़रा गौर से सुने। सर, बच्चे कम आए हैं आज बहुत। अच्छा भाई, अब ज़रा मेरी बात सुने आप लोग, ठीक है? आप लोग जो हैं वो मंडे को कोचिंग चक्कर लगाएं, ताकि आप लोग जो है वो वर्कशीट्स रिसीव कर लें मुझसे। और इसके अलावा आपका जो कोर्स आउटलाइन है, यानी कि जो आपके मिड टर्म्स होने वाले हैं, उसका सिलेबस, कंडेंस सिलेबस और टाइम टेबल और इम्पोर्टेंट पेपर, ये आप रिसीव कर लें यहाँ से, ठीक है? ताकि आप लोग अपने आइडियली तैयारी करना शुरू कर दें अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स की। सही है? अच्छा, दूसरी बात ये कि नेक्स्ट वीक जो है वो मैं प्लान कर रहा हूँ आप लोगों की पोइट्री के लिए, यानी हम पोइट्री पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना जो कोर्स आउटलाइन है वो रिसीव कर लें, ताकि आपको पता तो आपने कितना पढ़ लिया है, मज़ीद कितना रह गया है, कितना कंप्लीट करना है आपको, टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन से क्वेश्चन का आंसर आपके पास मौजूद है, कौन सा आंसर आपके पास अवेलेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप डिस्कस कर लेंगे तो फिर आप पेपर के लिए ज़रा अच्छी से तैयारी कर लेंगे, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं कोई मसला नहीं, हम पेपर ही नहीं देंगे, तो बेटा ये आपकी बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पेपर नहीं देंगे। इसका रीज़न ये है कि आपके कोचिंग के दो ग्रैंड टेस्ट होते हैं, एक तो ये टेस्ट हो रहा है, फिर उसके बाद आपका सेकंड टेस्ट होगा 100%, ये 50% कोर्स का है, वो 100% कोर्स का है। इमेजिन करें अगर आप इसमें नहीं अटैम्प्ट करेंगे तो फिर कौन से वाले में जाके? मंथली टेस्ट में आपका पूरा 3 घंटे का पेपर थोड़ी होता है, ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा। आपके पूरी प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी पेपर के हवाले से। ऑनलाइन होगा, अगर आपको ऑनलाइन में प्रॉब्लम है आप कोचिंग आके डिस्कस कर सकते हैं। आपको ये 3 घंटे का पेपर देने से ही पता चलेगा कि आप पेपर किस तरीके से देंगे। फर्स्ट ईयर में आपका रिजल्ट इस वक्त कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। अगर सेकेंड ईयर के रिजल्ट के ऊपर कुछ भी होता है तो आपके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी डिस्टर्ब हो जाएगा। लिहाजा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। दीज डेज़, ये जो अभी दिन चल रहे हैं, ये आपके छुट्टियों के दिन नहीं चल रहे हैं, बल्कि ये सबसे ज़्यादा टफ डेज़ हैं आप लोगों के। लिहाजा इसको आपने ज़रा वो करना है, संभाल के इस्तेमाल करना है इन डेज़ को, इन इस टाइम को। सो आई एक्चुअली रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जल्दी से कोचिंग से ये रिसीव कर लें, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। कंडेंस सिलेबस है आपका, टाइम टेबल है और इम्पॉर्टेंट पेपर है। इस पेपर के एतबार से ये हमारा पेपर जो होने जा रहा है जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्ट के अंदर होगा। इसका टाइम टेबल आप ज़रा देख लीजिएगा, सही है? तो हाँ इरफान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन काइंडली अपना माइक ज़रा देख लीजिएगा, शोर ना हो उसमें। जी बोलिए। सर, ये पेपर ऑनलाइन होंगे जो हमारे होंगे अभी? मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आई, फिर से बोलें। सर, जो पेपर होंगे हमारे वो ऑनलाइन होंगे? नहीं, पेपर फिजिकल होंगे। आपके फाइनल पेपर भी फिजिकल होंगे और कोचिंग के पेपर भी फिजिकल होंगे। अच्छा, तो सर ये आजकल अपडेट आ रही है एमसीक्यूज बेस की।
ये बेटा अभी तक सिर्फ अफवाह ही कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसका कोई फाइनल डिसीजन लिया नहीं गया, ठीक है। और ये बात अभी जी की सर। नहीं है, ये बात तो आप समझ लें कि बहुत पुरानी है। जब पहला लॉकडाउन लगना था ना, तो तब प्लान कर रहे थे कि हम 3 तरीकों से पेपर लेंगे, या तो एमसीक्यूज बेसिस पे पेपर लेंगे, या तो हम सेक्शन सी एंड कर देंगे, ए और बी का 2 घंटे का पेपर बना देंगे, या फिर जो है हम ट्रेडिशनल तरीके से पेपर लेंगे। ये सारी अभी डिस्कशन है, कोई भी चीज़ फाइनलाइज नहीं की है, ठीक है। तो अभी इस चीज़ पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है कि अभी पेपर जो है वो किस तरीके से लिया जाएगा, ठीक है। बहरहाल आप लोग मंडे को तो आएँ और वर्कशीट भी लेके जाएं और ये सारी चीज़ें भी लेके जाएं आप लोग, सही है। ओके सर। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करूँगा पोएम से, ठीक है। अभी तक हमारी कितनी पोएम्स कंप्लीट हो चुकी हैं? एक भी नहीं। आई गेस एक हो चुकी है, जिसमें हमने 7 एजेस ऑफ अ मैन पढ़ी थी मेरे ख्याल से। नो सर। चले ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम नेक्स्ट वीक अपनी पोएम पढ़ेंगे। सर और ये चैप्टर भी हम पहले ही पढ़ रहे हैं। सही है, ठीक है। हमने प्ले पढ़ा हुआ है ना, इसलिए। जी सर। हाँ ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम कोशिश करते हैं कि एक चैप्टर पढ़ लें और एक और चैप्टर पढ़ लें और एक पोएम पढ़ लें, सही है। तो जी सर। इंशाल्लाह कोशिश करें आप लोग टाइम पे क्लास को ज्वाइन करने का, और इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा मुझे, और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।